हेलो, नमस्कार और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर द क्लास 12th दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब हमने गॉस थ्योरम की थी क्या कि जो भी आपके पास क्लोज सरफेस पे जो भी चार्ज लगेगा, जो भी आपके पास जो उसका इंटीग्रल लेंगे वो हमेशा सरफेस इंटीग्रल लेंगे इज ऑलवेज 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रोड्यूस इन द क्लोज सरफेस। नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर मैं एप्लीकेशन करना चाहूं गॉस थ्योरम की, अब पहली एप्लीकेशन कर रहा हूं दैट इज फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। अगर कोई इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर लिया है तो वहां से अगर मेरे को इसका निकालना है कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है, तो वो निकालना है। तो मैंने क्या किया, कंसिडर एक सर्कुलर क्लोज सिलेंडर मान लिया ऑफ रेडियस जिसकी मैंने ली है r एंड जिसकी लेंथ जो ले रहा हूं टोटल सिलेंडर की दैट इज l विद द अलोंग द चार्ज। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, तीन रीजन में डिवाइड करने वाला हूं। देखो भाई तीन रीजन, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसको मैं लेके चल रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट रीजन, यहां से ले लूं, ये है आपके पास फर्स्ट रीजन, ये मैं लेके चल रहा हूं सेकंड रीजन, ये आपके पास लेके चल रहा हूं दैट इज सेकंड रीजन, और ये मैं लेके चल रहा हूं दैट इज द थर्ड रीजन। समझ आया? मैंने इस सिलेंडर को तीन आपके पास हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपके पास ये रहा, सेकंड ये और थर्ड ये। अब आगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम ने क्या कहा भाई, अकॉर्डिंग टू मैं लिखता हूं गॉस लॉ। गॉस लॉ ने कहा क्या आपके पास, उसने कहा कि जो भी आपके पास अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस इंटीग्रल अगर कर दूं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया जिसके साथ हम करेंगे ऑलवेज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा या नहीं होगा, ये हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसका लिंक जो मैं है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब मैं कहूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो मैं कहूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं या जिसको मैं कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोवाइड किया है इस सिलेंड्रिकल पोर्शन ने, तीन हिस्सों में डिवाइड किया हमने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपके पास बनेगा दैट इज फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन के लिए करूंगा, वो होता है ई डी एस। समझ आया सबको? प्लस में सरफेस इंटीग्रल किसका करूंगा, सेकंड रीजन, सेकंड रीजन का कर रहा हूं दैट इज ई डी एस, प्लस में सरफेस इंटीग्रल करूंगा फॉर द थर्ड रीजन दैट इज ई डी एस। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। अब यहां से फाई इज इक्वल टू, बट डॉट प्रोडक्ट है तो मैं कोस थीटा लगा सकता हूं, तो यहां से सरफेस इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट रीजन आपके पास आया ई डी एस कोस थीटा, प्लस में सरफेस इंटीग्रल फॉर द सेकंड रीजन, ये भी आपके पास आ गया ई डी एस कोस थीटा, प्लस में सरफेस इंटीग्रल फॉर द थर्ड रीजन, और ये भी आपके पास आ गया ई डी एस कोस थीटा। समझ आया सबको? क्लियर है? बट फॉर द फर्स्ट रीजन अगर मैं बात करता हूं थीटा के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं वो किसके साथ में, एरिया वेक्टर के साथ में, इस एरिया वेक्टर के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस ये जो आपके पास बना रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये भी आपके पास एरिया वेक्टर के साथ कैसे बना रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द थर्ड रीजन है दोनों सेम डायरेक्शन है, और वो एंगल कितने का बना रहे हैं, दैट इज 0 डिग्री का। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, दैट फाई इज इक्वल टू में, अब सरफेस इंटीग्रल ई तो बाहर आ जाएगा, तो ई बाहर आ गया आपके पास, सिर्फ अगर मैं एक साथ ही कर लूं पहले, तो ये बन गया फर्स्ट रीजन ई डी एस कोस 90, क्योंकि फर्स्ट रीजन के लिए कितना है एंगल 90 डिग्री का, प्लस में सरफेस इंटीग्रल फॉर द सेकंड रीजन ई डी एस कोस 90, ये भी कितना है फॉर द सेकंड रीजन 90 डिग्री, प्लस में अगर अब सरफेस इंटीग्रल निकालूं फॉर द थर्ड रीजन दैट इज ई डी एस। अब ये जो है थर्ड रीजन के साथ एरिया वेक्टर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री, कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का, ठीक है। बट कोस 90 इज 0 एंड कोस 90 इज 0, तो सारा सिर्फ क्या बचेगा, सरफेस इंटीग्रल फॉर द थर्ड रीजन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा दैट इज सरफेस इंटीग्रल फॉर द थर्ड रीजन ई डी
एस, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो सिर्फ बचा ईडीएस, लिख सकता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो आपके पास हर जगह बराबर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट के लिए बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन ना होकर सिर्फ किसका बच जाएगा, डीएस का। तो यहां से लिख रहा हूं दैट इज फाई इज इक्वल टू में ई मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया ओवर द सरफेस दैट इज डीएस। और किसका है ये, और ये डीएस है, दैट मीन्स ये सिलेंडर का। बट सिलेंडर के अगर एरिया की बात करता हूं तो सिलेंडर का एरिया अगर आपके पास मैं बात करूं सरफेस एरिया, तो कितना लेके चलते हैं, दैट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बट यहां पे मेरे को क्या लेके चलना है, यहां पे लेके चलना है एच नहीं है, यहां पे हमारे पास है एल। तो क्या आ जाएगा, डीएस की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर एल। तो यहां से लिखा दैट फाई इज इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल। ये बात समझ आई नहीं आई भाई, क्लियर है सभी को? क्यों, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। बट यहां पे मेरे को लिख के चलना है हाइट जो हमने ले रखी है सिलेंडर की, दैट इज एल। तो ये आ गया 2 पाई आर एल। बट ये जो टर्म है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम दिस फाई किसके बराबर है, क्याऊ बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो मैं यहां से कर रहा हूं कि आपके पास क्या है कि ये जो फाई बचा है वो आपके पास किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, क्याऊ बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, दैट इज ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया सबको, ठीक है? अब बट ये जो Q है, अगर मैं यहां से अर्लियर वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलोंग द लेंथ अगर कर रहा हूं तो लेंथ के अलोंग में हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया था भाई, लेंथ के अलोंग में बताया था दैट इज लैम्डा होता है। इस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ठीक है? तो यहां से आप जाके देख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताया था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा पर यूनिट लेंथ पे। तो यहां पे क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो आपके पास आ जाएगी दैट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एल। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई, ठीक है? तो क्यू की जगह मैं ये डाल रहा हूं दैट इज ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्यू की जगह मैंने लिखा लैम्डा इंटू में एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ आया सबको? L से L कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, क्योंकि मेरे को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, देन E इज इक्वल टू में ये नीचे आएगा। तो ये सिर्फ आपके पास बचा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? समझ आया नहीं आया, क्लियर सभी को, ठीक है? तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहां से क्या है, क्योंकि ये जो लैम्डा हमने लिखा है यूनिफॉर्म चार्ज जो आपके पास लीनियर डेंसिटी था वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी गिवन वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। बट यहां से मेरे को पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये आपके पास R के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसके ऊपर, कि अगर R बढ़ाओगे, अगर आपने R को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, और अगर R को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? और ये अगर मैं लैम्डा की बात करता हूं, ये लैम्डा अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मींस अपवर्ड में ले रखा है। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो चार्ज नेगेटिव होते ही आपके पास लैम्डा भी कैसा हो जाता भाई, नेगेटिव। तो अब जो एरिया वेक्टर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इनसाइड का लगेगा, क्योंकि ये लग रहा है अपवर्ड, तो अब की बार कहां लगता, अगर एरिया वेक्टर नेगेटिव, जो लैम्डा नेगेटिव आ जाता तो एरिया वेक्टर भी आपके पास कहां करता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता। रही बात इसके ग्राफ की, तो एक ग्राफ और बनता है, यहां से देख लीजिए। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, दैट इज अगर मैं यहां पे ये लेके चलूं, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपके पास R लेके चल रहा हूं डिस्टेंस, तो ये आपके पास ऑलवेज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर रहेगा। दैट मीन्स कि आपके पास ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि अगर E बढ़ेगा तो R घट रहा है, और अगर R बढ़ा तो E घट रहा है। क्लियर है सभी को? समझ आया ना? ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section.
थैंक यू. Also like and subscribe this video.